उसके लिए कुछ चीजें देखी थी कि हमने जो नॉर्मलाइजेशन थी, मैंने जो सेकुलर इक्वेशन थी दो थी, मैं याद दिलाता हूँ सेकुलर इक्वेशन कौन कौन सी थी। एच ए ए C1 HAA माइनस E प्लस C2 HAB माइनस ESAB, एक तो ये थी। दूसरी थी C1 HAB माइनस ESAB प्लस C2 HBB माइनस E। और हमारे पास एनर्जी की दो वैल्यूज आई थी, दो एनर्जी लेवल्स के लिए दो वैल्यूज आई थी। एक थी एसिमेट्रिकल, एक सिमेट्रिकल और दूसरी थी एंटी सिमेट्रिकल। ठीक है, तो ये है E1 सिमेट्रिकल, इसकी वैल्यू थी HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB। दूसरी थी E2 HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB। इस इक्वेशन का यूज करके इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं। और रियलिटी में क्या थी, शायद 10-11 थी। इन दोनों का क्या था, 10-11 दोनों सेकुलर इक्वेशन है। जो फर्स्ट सेकुलर इक्वेशन है उसमें मैंने कहा एनर्जी को E अज्यूम करें, जो E1 है, यानी एनर्जी को E1 अब E1 है तो E1 वाले फॉर्मूले से मुझे HAA की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है, HAA। वह वैल्यूज HAA की वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करता हूं, कहां, यहां। क्लियर, तो मुझे एक इक्वेशन आती है जो मैंने लास्ट में निकाली थी, वो लिखता हूं। क्या है, H, एक मिनट, C1 E1 SAB माइनस HAB। लेट मी चेक, E1 SAB माइनस HAB, ठीक है, प्लस माइनस C2 E1 SAB माइनस HAB इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई थी लास्ट में। इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आई विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन नंबर 1 एंड द E1। ठीक है, ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन आएगी विद द हेल्प ऑफ E2 एंड सेकंड नंबर की इक्वेशन। तो यहां से मुझे क्या आता है, यहां या तो ऐसा कर लो कि मैं कहता हूं C1 माइनस C2 और E1 SAB माइनस HAB इक्वल टू 0। या तो इक्वेशन को ऐसे लिख लो, या और इजी टर्म्स में मैं इसी इक्वेशन को क्या कह सकता हूं, या फिर रिप्लेस करो, या इक्वेशन में ऐसा करो बाय डिवाइड इक्वेशन फ्रॉम E1 SAB माइनस HAB। यदि डिवाइड इक्वेशन बाय E1 SAB माइनस HAB, जब इससे डिवाइड करूंगा इस इक्वेशन को तो क्या है, देखो ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। जस्ट लाइक दैट फॉर, ये क्या था E1 के लिए, जस्ट लाइक दैट फॉर E2
C1 इक्वल टू माइनस C2 आएगा। कैलकुलेट करके देख लेना यदि आप चाहें तो। मैं डायरेक्ट कह रहा हूं, मैं सारी चीजें दोबारा करूंगा, क्या सेंस निकलना है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं E2 के लिए C1 इक्वल टू क्या आता है, माइनस C2 आता है। क्या था, माइनस C2। सो क्या, C1 इक्वल टू प्लस माइनस C2। तो C1 की वैल्यू प्लस माइनस C2 हो सकती है ना, प्लस माइनस C2। फॉर ऐसे लिखो, वेव फंक्शन फॉर E1 एंड E2 आर, वेव फंक्शंस फॉर E1 एंड E2 आर psi1 एंड psi2 रेस्पेक्टिवली। कहां से आए हैं, उनमें सिर्फ वैल्यूज रखनी है। क्या रखनी है, वैल्यूज रखनी है। उसके लिए psi1 क्या है, psi1 होता है C1 psi A प्लस psi B, और psi2 है C2 psi A माइनस psi B। इक्वेशन नंबर क्या दे सकते हो, जो इक्वेशन नंबर तुमने दी है वो दे देना, और मैं इसको इक्वेशन नंबर 17 होगी शायद, और ये 18, ठीक है। अब यहां C1 और C2 की वैल्यूज पुट करनी है, तभी मुझे वेव फंक्शन मिलेंगे। ये क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए वेव फंक्शन है, जिनका हम कैलकुलेशन कर रहे थे। अब यहां जो वैल्यूज रखनी है वो किसकी रखनी है, C1 और C2 की। तो मेरे पास या हमारे पास वेव फंक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी। इसके लिए हम क्या करते हैं, इरेज करो, इसके लिए नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लेंगे बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है, साई स्क्वायर डी लेम्डा या D2 इक्वल टू 1। अब साई क्या है, साई MO का स्क्वायर डी लेम्डा इक्वल टू 1। रिमेंबर, साई MO क्या है, C1 psi A प्लस C2 psi B, यही होता है, यही था psi MO। इरेज करो, ठीक है। अब देखो ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, ठीक है। अब psi MO की वैल्यू रखूंगा C1 psi A प्लस C2 psi B का स्क्वायर डी लैम्डा इक्वल टू 1। अब जैसे ही ओपन करता हूं A प्लस B के होल स्क्वायर से, तो देखो ओपन कर रहा हूं, देखो C1 स्क्वायर psi A स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर psi B स्क्वायर प्लस 2C1 C2 psi A psi B डी लैम्डा। अब हमें पता है C1 और C2 क्या है, कांस्टेंट है, तो 2C1 C2 भी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, कांस्टेंट होंगे। जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आउट ऑफ द इंटीग्रेशन साइन, यानी इंटीग्रेशन साइन के नहीं कॉमन ले सकते हैं, तो C1 स्क्वायर साइन A स्क्वायर डी लैम्डा प्लस C2 स्क्वायर psi B स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2C1 C2 psi A psi B डी लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1 है। मैंने क्या लिखा, C1 स्क्वायर कॉमन ले लिया, psi A स्क्वायर डी लैम्डा प्लस C2 को स्क्वायर कॉमन हो गया, psi B स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2C1 C2 psi A psi B डी लैम्डा का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या है, 1 है, ठीक है। अब देखो वी नो दैट psi A स्क्वायर
और साई बी स्क्वायर डी लैम्डा किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। ये क्या है? या तो बोलो नॉर्मलाइजेशन की अगेन कंडीशन है, और या बोलो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? 1 है। दैट्स इट, 1 होती है, इक्वल टू 1 है। और वी नो दैट साई ए साई बी डी लैम्डा क्या होता है? एस ए बी। बाय रिप्लेसिंग रिप्लेस करने पर देखो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB इक्वल टू 1। 2C1 C2 SAB इक्वल टू 1। क्लियर? जैसे ही ऐसा करते हैं तो मुझे क्या चाहिए? C1 और C2 की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को कुछ नाम दो। क्या नाम दो? मान लो 19 नाम दे दिया, 17 18 नाम दिया था ना, इस इक्वेशन को 19 नाम दिया। अब 19 में हम जानते हैं कि C1 किसके इक्वल है? प्लस C2 के, और C1 माइनस C2 के इक्वल भी है। तो थोड़ा सा क्या करता हूं, इफ या इरेज करूं बाय अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। ठीक है, if we take C1 equal to C2, C1 equal to C2 यानी C2 की जगह क्या पुट करूंगा? C1 पुट करूंगा इन इक्वेशन 19। इक्वेशन 19 क्या हो जाएगा? देखो C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर है, यहाँ क्या? C1 स्क्वायर प्लस 2C1 C1 क्लियर S ए बी इक्वल टू 1। तो ये क्या होगा? 2C1 स्क्वायर प्लस 2C1 स्क्वायर एस ए बी इक्वल टू 1। क्लियर? तो देखो यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं, C1 स्क्वायर कॉमन ले लो, C1 स्क्वायर कॉमन लोगे तो क्या बच जाएगा? देखो 2 प्लस एस ए 2 प्लस 2 एस ए बी 2 एस ए बी 2 प्लस 2 एस ए बी इक्वल टू 1। मुझे क्या चाहिए? C1 चाहिए। इरेज करो। जैसे ही C1 चाहिएगा मुझे, ठीक क्या हो जाएगा? देखो 1, देखो ये रहा 1 अपॉन में 2 प्लस 2 एस ए बी का रूट। क्लियर? ये तो क्या है? C1 की वैल्यू है। if we take C1 इक्वल टू माइनस C2, अब C1 इक्वल टू क्या ले रहा हूं मैं? माइनस C2 ले रहा हूं, तो जो C2 की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? C2 इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 2SAB का रूट। ठीक है, नाउ रिमेंबर द वेव फंक्शन क्या थे? वेव फंक्शन थे C1 साई ए प्लस साई बी एंड साई, तो देन वेव फंक्शंस क्या नाम दिया था? 17 18 नाम दिया था, 17 18। तो वेव फंक्शन क्या होंगे? देखो साई1 इक्वल टू C1 की वैल्यू क्या है? या 1/2 प्लस 2SAB 1 अपॉन है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? देखो वेव फंक्शन तो ये है ना, साई1 इक्वल टू C1 साई ए प्लस साई2, यही है। तो C1 1 अपॉन है, तो वैल्यू हो जाएगी साई ए प्लस साई बी अपॉन 2 प्लस 2SAB। इस लाइक दैट साई2 क्या हो जाएगा?
वेव फंक्शंस हैं, वेव फंक्शंस हैं किसके लिए? हाइड्रोजन आयन मॉलिक्यूल के लिए, यानी H2 प्लस आयन के लिए क्या है? वेव फंक्शन है। एनर्जी का कैलकुलेशन हो गया। एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू साइवन क्या है? E1 इक्वल टू, जिसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल एनर्जी लेवल बोलते थे। और सिमेट्रिकल एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी थी? HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB। और इस वेव फंक्शन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या थी? E2, जिसे एसिमेट्रिक एनर्जी लेवल कहते थे, HAA माइनस HAB अपॉन 1 माइनस SAB, यही थी। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग डालोगे, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ वेव फंक्शन, क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर? क्या किया? सारी चीजों को समराइज करूंगा, ठीक है? वेट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट मैक्सिमम 5 मिनट्स है ना। इरेज करो, देखो क्या किया, दोबारा बता देता। पहले समराइज कर दूंगा, मैं लास्ट में समराइज कर दूंगा सब कुछ, है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखें, सब कुछ बताऊंगा, है ना। लेस अंडरस्टैंडिंग वाली ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो कम समझ में आए या ना समझ में आए। तो हेडिंग डालना, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी ऑफ या इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी के लिए हमें हमेशा देखते थे कि फाइंडिंग ऑफ, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी की बात करूं, फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी वेव फंक्शन जो है उनके स्क्वायर को ही इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी से मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इनका लिखना मत, पहले मैं बता रहा हूं इनका स्क्वायर क्या होगा। तो साई 1 का स्क्वायर क्या होगा? साई A प्लस साई B का स्क्वायर। यदि इसका स्क्वायर करोगे, इसका 2 प्लस 2SAB का, तो अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या आएगा? 2 प्लस 2SAB। ठीक है, इसको ओपन करो, है ना। इसको ओपन करोगे A प्लस B का होल स्क्वायर से, और इस टर्म को क्या लिखा जा सकता है? इस टर्म को लिखा जा सकता है 2 प्लस 2SAB का इनवर्स लिखा जा सकता है। क्लियर है? और अब इसे A प्लस B को होल स्क्वायर से खोल दो, तो साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर प्लस 2 साई A साई B। क्लियर? जस्ट लाइक दैट, जस्ट लाइक दैट। साई 2 इरेज करो, इरेज करो, क्या देखो, इरेज करो, वीडियो को पॉज करो, और जहां भी आपको जरूरत पड़े वहां पॉज कर लो और फिर लिख लिया करो, ना। यू ऑलरेडी नो दैट साई 2 क्या है? साई A माइनस साई B, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर, तो 2 माइनस 2SAB। ठीक है, तो देखो इसको इसी तरीके से जैसे मैंने साई 1 की वैल्यू लिखी है, तो साई 2 स्क्वायर, यहां साई 1 स्क्वायर लिख दो, यहां क्या हो जाएगा? 2 माइनस 2SAB का इनवर्स। और मल्टीप्लिकेशन में क्या लिखोगे?
साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर माइनस 2 साई ए साई बी। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी। तो पहले लिख लो, लिखना द प्रोबेबिलिटी ऑफ finding an electron, finding the probability of ऐसा charge density, the probability of electron density इरेज करो, क्या लिख देता हूं, इरेज करो यहां से थोड़ा सा, the probability of electron density of the probability of electron density is square of wave function of atomic orbitals, स्क्वायर ऑफ वेव फंक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन की जो स्क्वायर है, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल के वेव फंक्शन का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर, ये लिखोगे। उसके बाद क्या लिखना है, देखो मैं दोबारा लिख देता हूं, साई 1 इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का स्क्वायर और यहाँ 2 प्लस 2 sa b का अंडर रूट हटा दिया था, यही इरेज किया, साई 1 इक्वल टू साई ए प्लस साई बी का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 sa b। ये लिखो, चार स्टेप लिखोगे। फिर बात कर देंगे समराइजेशन की। समराइज करूंगा जो कुछ भी पढ़ाया है लास्ट 3 लेक्चर्स में, इंक्लूडिंग दिस वन। समराइज करूंगा, जल्दी से फटाक से लिखोगे और समराइज करता हूं, जल्दी से इरेज करो। अब मुझे कॉपी पेन रखो और पेशेंस से सुनेंगे मैंने क्या कहा। सबसे पहले मैंने H2 प्लस आयन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी का कैलकुलेशन किया था। जब एनर्जी का कैलकुलेशन किया था उसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया था, एनर्जी को क्या लिखा था, एनर्जी इक्वल टू साई MO, नहीं साई, हाँ ठीक है, साई MO H साई MO D लैम्डा और साई MO D लैम्डा क्या था। इसे साई स्क्वायर MO भी लिखा जा सकता है, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा है, वजह उसकी है साई MO H साई MO, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन का जो सीक्वेंस है वो अलग होता है। और साई एक, जैसे साई मान लो A है और H है, एक बार मल्टीप्लिकेशन H का करोगे, जैसे मैं लिख देता हूँ, ओपन करके लिख देता हूँ, एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, देखो कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन ऐसे स्टेप छोड़ दूंगा तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। C1 साई A प्लस C2 साई B होता है ना। जैसे ही मैं की करता हूं, देखो C1 साई A प्लस C2 साई B, ठीक है, H C1 साई A प्लस C2 साई B, ठीक है, और D लैम्डा
लैम्डा करता है तो यहां पहले h का मल्टीप्लीकेशन होगा, उसके बाद दूसरे फंक्शन का। तो सीक्वेंस क्या होगा, साई ए एच साई ए। h को दोनों फंक्शन के बीच में लिखना है। सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए। यदि सीक्वेंस चेंज होता है तो रिजल्ट गलत आते हैं, रिजल्ट में एरर्स आती है बहुत ज्यादा। तो h को जो हैमिल्टोनियन है h, इसको दोनों फंक्शन के बीच में लिखोगे, ऐसा नहीं लिखोगे साई ए जैसे h साई ए लिख दिया है ना, ऐसा नहीं लिखोगे। इसे h साई ए स्क्वायर लिख सकते हो, लेकिन h को दोनों फंक्शन के बीच में ही लिखना है, तो ये ध्यान रखना। तो जो रिजल्ट में डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या आया था, देखो रिजल्ट आया था डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। देखो c1 स्क्वायर, थोड़ा सा नीचे लिखता हूं और देखो ई क्या आया था, c1 स्क्वायर साई ए एच साई ए डी लैम्डा प्लस c2 स्क्वायर या 2c1 c2 साई ए एच साई बी डी लैम्डा प्लस c2 स्क्वायर साई बी एच साई बी डी लैम्डा अपॉन क्या था, c1 स्क्वायर साई ए स्क्वायर डी लैम्डा प्लस 2c1 c2 साई ए साई बी डी लैम्डा प्लस c2 स्क्वायर साई बी स्क्वायर डी लैम्डा। याद करो इसका रिजल्ट ये आया था, c1 स्क्वायर कॉमन है, ऐसे 2c1 c2 कॉमन है, प्लस ये क्या c2 स्क्वायर कॉमन है। क्लियर। अब हमने कहा था ये क्या है, साई ए एच साई ए डी लैम्डा, इसको क्या कहा था एच ए ए, और साई बी एच ये रहा साई बी एच साई बी, इसे क्या कहा था, इसे एच बी बी कहा था। और दोनों क्या है, कूलॉम्ब इंटीग्रल है, क्या है कूलॉम्ब इंटीग्रल है। और ये क्या है साई एच साई बी डी लैम्डा इंटीग्रेशन साइन, ये क्या था, इसे कहा था एच ए बी यानी रेजोनेंस इंटीग्रल, रेजोनेंस इंटीग्रल। अदर वन इज ये क्या है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन यानी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 and this one is also equal to 1। इसे क्या कहा था, देखो इसे स्पेशली तो कोई नाम नहीं, लेकिन हम जानते हैं क्या है, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन है। और इसे साई ए बी साई ए साई बी डी लैम्डा, इसे कहा था ओवरलैपिंग इंटीग्रल, जिसे एस ए बी के नाम से हम जानते हैं। क्या है एस ए बी, क्या है ओवरलैपिंग इंटीग्रल। जैसे ही सारी वैल्यूज पुट करते हो तो हमारे पास इक्वेशन आती है, देखो E इक्वल टू c1 स्क्वायर एच ए प्लस c2 स्क्वायर एच बी बी प्लस 2c1 c2 एच ए बी, क्या है 2c1 c2 एच ए बी अपॉन c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 2c1 c2 एच ए बी, यही आया था। देखो ये तो 1 हो गया, तो क्या होगा c1 स्क्वायर, ये 1 हो गया तो क्या होता है c2 स्क्वायर, तो यहां से ये क्या है एस ए बी है, तो ये रहा ऐसे 2c1 c2 एस ए बी। मैंने कहा था यहां c1 और c2 के लिए एनर्जी की मिनिमम वैल्यूज होती है, तो मिनिमम एनर्जी मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी में जो चेंज होता है तो वह चेंज 0 के इक्वल होता है। इसीलिए मैंने कहा था डेल E अपॉन डेल C1 यानी C1 के रेस्पेक्ट में क्या होगा 0 होगा, एज वेल एज डेल E अपॉन डेल C2 इक्वल टू 0 होगा। मैंने करके नहीं बताया था और डायरेक्ट रिजल्ट लिखा था। डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिखा था, रिमेंबर कि दो हमारे पास
प्री सेकुलर इक्वेशन, यानी सेकुलर इक्वेशन से पहले की इक्वेशन आई थी, देखो थोड़ा सा पहले से, डेल ई अपॉन डेल C1 इक्वल टू क्या आया था 2C1 HAA माइनस E प्लस 2C2 HAB माइनस ESAB अपॉन C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 SAB। द इक्वेशन 1 2E del E upon del C2 equal to 2C1 HAB minus ESAB plus 2C2 HBB minus E upon C1 square plus C2 square plus 2C1 C2 HAB SAB। ये आया था, ये दो इक्वेशन आई थी और मैंने कहा था ये किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है, जीरो के इक्वल है। जब जीरो के इक्वल है तो या तो ऐसा मानो C1 और C2 जीरो नहीं हो सकते, तो जीरो नहीं हो सकते तो ये डिनोमिनेटर है, ये जीरो नहीं है तो जीरो, कौन सी टर्म जीरो के इक्वल होगी, ये ऊपर वाली, या फिर ऐसा करो सिंपलीफाई, ये टर्म और ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाए तो ये पूरी टर्म जीरो के इक्वल होगी, ऊपर वाली ये टर्म किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल होगी। जब जीरो के इक्वल है तो एक स्टेप में यहां लिखता हूं, फिर मैं कहता हूं दो को कॉमन ले लो, दोनों इक्वेशन में दो को कॉमन ले लो, दो को कॉमन लेने पर दो को कहां लाया जा सकता है, यहां लाया जा सकता है, तो 0/2 व्हिच इज इक्वल टू ऑलरेडी 0, ठीक है, 0/2 0। तो मेरे पास जो इक्वेशन आती है C1 HAA minus E plus C2 HAB minus ESAB और which is equal to 0 और C1 HAB minus ESAB plus C2 HBB minus E equal to 0। इन्हें सेकुलर इक्वेशन नाम दिया था मैंने, क्या कहा था, सेकुलर इक्वेशन। किस में होती है, मैट्रिक्स में होती है, सिर्फ बाय वाले सिर्फ इतना से ध्यान रखें, मैट्रिक्स में है। इन इक्वेशन का यूज करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर मैंने कहा था इनकी हेल्प से देखो मैट्रिक्स बनानी है, थोड़ा सा बात करूंगा दोबारा। इस लेक्चर के बिगिनिंग में मैंने क्या कहा था, बिगिनिंग में क्या कहा था, इनसे मैंने मैट्रिक्स बनाई। मैट्रिक्स कैसे बनाते, देखो HAA minus E के नीचे HAB minus ESAB और यहां ऐसे दो कॉलम बनाए थे, यहां C1 C2 इक्वल टू 0, C1 और C2 जीरो के इक्वल नहीं हो सकते, जीरो के इक्वल क्या होगा, ये वाली मैट्रिक्स जीरो के इक्वल होगी। जब ये मैट्रिक्स जीरो के इक्वल होगी यानी इसका इस C1 C2 का डिटरमिनेंट, यही तो डिटरमिनेंट भी बोलते हैं इसे, है ना, एग्जैक्टली देखो ये जीरो के इक्वल होगा, है ना। जब जीरो के इक्वल है तो जो भी यहां टर्म लिखी हुई उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और मैंने क्या किया था, HAA माइनस E का स्क्वायर किसके इक्वल था, HAB माइनस ESAB। और जब मैंने स्क्वायर को हटाया था, जैसे ही स्क्वायर को हटाऊंगा ये हटा दिया तो यहां इसका रिजल्ट है जो ये प्लस माइनस, यानी दो सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं और दोनों सॉल्यूशन को एक बार माइनस रखता हूं तो उसको E1 नाम देता हूं और एक बार प्लस रखता हूं जब E2 नाम देता हूं। तो E1 की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने, HAA प्लस HAB अपॉन 1 प्लस SAB और E2 की वैल्यू क्या निकाली थी, HAA माइनस HAB और 1 माइनस SAB। क्लियर। अब देखो फर्स्ट लेक्चर, इसी लेक्चर की बिगनिंग, ये क्या है, सेकुलर इक्वेशन है, ये E1 की वैल्यूज है। यहां E1 इक्वेशन का यूज करके मैं HAA की वैल्यू यहां रखूंगा
जब मुझे पता है कि E1 एनर्जी लेवल फर्स्ट है, उससे वैल्यू मैंने HA की निकाली है, तो जो E है वो E1 हो जाएगा। फिर मैं दूसरी बार इस इक्वेशन से मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, C1 इक्वल टू C2। दूसरी बार क्या करूंगा, E2 इक्वेशन से मुझे HAA निकालूंगा, यानी सारी चीजें एक तरफ ले जाऊंगा, HAA देखूंगा HAA कितना है, वहां से HAA की वैल्यू इस इक्वेशन पुट करूंगा यहां। एक मिनट, ठीक है, यही करूंगा, सॉरी, इसी इक्वेशन। तो देखो जैसे पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा C1 इक्वल टू माइनस C2। इसी इक्वेशन में पुट करना है HA, क्योंकि HAA इसी इक्वेशन में है। दोनों इक्वेशन से E1 और E2 कहां पुट करना है, यहां पुट करना है, सॉरी माय फॉल्ट है ना, कहां पुट करना है, इसी इक्वेशन में पुट करना है, इसमें नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। जैसे इस इक्वेशन पुट करूंगा मुझे रिजल्ट आएगा C1 इक्वल टू माइनस C2, तो आई कैन से C1 इक्वल टू माइनस प्लस C2 प्लस माइनस C2। अब मुझे पता है वेव फंक्शन कहां से आया, हमें कोई मतलब नहीं है। psi1 इक्वल टू C1 psi A प्लस psi B, ये होता है, और psi2 इक्वल टू C2 psi A माइनस psi B, ये होता है। जब ये होता है तो यहां से मुझे क्या चाहिए, C1 और C2 की वैल्यूज चाहिए। अब C1 और C2 की वैल्यूज कैसे निकालूंगा, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन रखूंगा। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, इंटीग्रेशन साइन और उसके बाद साई स्क्वायर लिख देता हूं, साई MO का स्क्वायर d लैम्डा इक्वल टू 1, और साई MO हमें पता है C1 साई A प्लस C2 साई B। जब इस इक्वेशन में पुट करूंगा तो मेरे पास C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 की वैल्यू 1/1 प्लस SAB, यही आएगी क्या, यही आएगी 1 प्लस नहीं 2 प्लस 2 SAB, या ऐसे लिख दो 2, ये आएगी वैल्यू। और C2 की वैल्यू क्या है, 1/2 1 माइनस y माइनस SAB, y माइनस 1 माइनस SAB। क्लियर। C1 और C2 वैल्यू यहां इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास रिजल्ट आ जाता है, वेव फंक्शन आ जाते हैं। क्लियर। ये चीजें इस तरीके से ये टॉपिक एंड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ रिलेटेड है चीजें, है ना, बात करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी नॉट मच।